नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन में बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, कई बार लाइन में लगकर फिल्म का टिकट भी खरीदा होगा और ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ नकली है, उस फिल्म के दमदार डायलॉग्स और सीन्स पर तालियां भी बजाई होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म दिखाने वाले हैं जिसके सभी किरदार, सभी पात्र और सभी संवाद बिल्कुल असली है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से समय की जरूरत है। आज शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और हम इसी शहीद के शौर्य पर बनी एक खास फिल्म आपको दिखाने वाले हैं। ये एक नए तरह का प्रयोग है और इस प्रयोग के लिए 26 जनवरी से अच्छा कोई और दिन नहीं हो सकता था। इस फिल्म के अलावा हम आपको गणतंत्र दिवस की पूरी परेड के हाइलाइट्स आज दिखाएंगे। ये विश्लेषण कुछ मिनटों में ही आपको गणतंत्र दिवस की सबसे खास तस्वीरें दिखा देगा। कंप्यूटर्स की भाषा में अगर कहें तो ये गणतंत्र दिवस के समारोह की जिप फाइल होगी जिसमें पूरे गणतंत्र दिवस का सार है। आज देश के सामने एक चुभने वाला सवाल भी है और वो सवाल ये है कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है? आप सब ने किताबों में यही पढ़ा होगा और आज भी हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि मणिपुर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पिछले 3 महीनों में मणिपुर में जो हालात हैं वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मणिपुर पिछले 87 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी झेल रहा है। वहां के कई हाईवेज बंद पड़े हैं और स्थिति यह है कि मणिपुर में पेट्रोल और डीजल भी एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। मार्च में मणिपुर में चुनाव भी होना है, लेकिन यूनाइटेड नागा काउंसिल की नाकेबंदी की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वहां ईवीएम मशीनों को पहुंचाने में भी परेशानी होगी। ये देश के आम लोगों को गुस्सा दिलाने वाली खबर है, इसलिए इसका विश्लेषण करना जरूरी है और आज हम पूरे देश से ये सवाल करेंगे कि मणिपुर क्या वाकई भारत का हिस्सा है या नहीं। और आज हम और आप मिलकर भारत के भ्रष्टाचार वाले रिपोर्ट कार्ड का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ईमानदारी के एग्जाम में भारत के कितने नंबर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2016 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया है। इस इंडेक्स में भारत के नंबर तो पहले के मुकाबले अच्छे आए हैं, लेकिन भारत की रैंकिंग 76 से गिरकर 79 हो गई है। भारत के लोग पहले से ज्यादा ईमानदार होते जा रहे हैं या पहले से ज्यादा बेईमान होते जा रहे हैं? भारत ईमानदारों का देश है या भारत बेईमानों का देश है? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने परिवार और समर्थकों के साथ बीएसपी में शामिल हो गए। मायावती ने मुख्तार, उनके भाई और बेटे को बीएसपी उम्मीदवार बनाया। इसके बाद जी न्यूज ने मायावती से तीखे सवाल किए। आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात करते हैं और आपका ये नारा है कि हम गुंडों को हटाएंगे, कानून राज कायम करेंगे, और आज आप दबंग छवि, माफिया छवि के मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, मऊ से टिकट दे रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि मायावती आपके पास आप किस आधार पे कह सकते हैं कि वो माफिया है, बाहुबलियत किस आधार पे कह सकते हैं? क्या बहन जी मुख्तार जी भले इंसान हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके बारे में जो खास तौर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने जो सन 2005 का मैंने हवाला दिया है उसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बीएसपी में शामिल होने को समाजवादी पार्टी ने मायावती की हताशा बताया है। पार्टी ने कहा कि जीत के लिए मायावती अब अपराधियों के भरोसे ही है। बहुजन समाज पार्टी की अब ये हालत हो गई है कि वो ऐसे व्यक्तियों में जिनकी आपराधिक छवि है उनमें अपना भविष्य ढूंढ रही है। बीजेपी ने भी कहा कि मायावती अब किस मुंह से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा पाएंगी जब वो खुद चुनाव में माफियाओं का सहारा ले रही हैं। उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी संकल्प शक्ति कहां गई है जब वो खुद गुंडा तत्वों के भरोसे इस चुनाव मैदान में जा रही है। कांग्रेस ने भी मायावती को सलाह दी कि उन्हें अपराधियों को पार्टी का चेहरा बनने से बचना चाहिए। अगर आप इस तरीके के लोगों को रखेंगे तो न सिर्फ ये कि कानूनी व्यवस्था ठीक करने में दुश्वारी पैदा होगी बल्कि आपकी अपनी इमेज भी खराब होगी। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की वजह से 2 अलग अलग हादसों में सेना के 10 जवान शहीद हो गए। कल रात हुए पहले हादसे में सेना का कैंप बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया।
जबकि कल रात ही हुए दूसरे हादसे में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर बर्फ की चट्टान गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और एक जो है वो जो है जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग है। बचाव टीम ने एक जवान को बचा लिया है, साथ ही मौके से 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर में एवलांच में जवानों की मौत से दुखी हूँ। प्रशासन को बचाव अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की है। देश भर में आज 68वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में स्वदेशी का दम दिखा। पूरी तरह देश में तैयार लड़ाकू विमान तेजस और धनुष तोप ने पहली बार राजपथ पर अपनी धमक दिखाई। पलक झपकते ही दुश्मनों के हथियारों का पता लगाने में सक्षम स्वदेशी रडार स्वाति की भी ताकत राजपथ पर दिखाई दी। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी पहली बार परेड में शामिल किया गया। एनएसजी के 100 ब्लैक कैट कमांडो भी पहली बार राजपथ पर कदम ताल करते नजर आए। हथियारों का दम दिखाने के बाद राजपथ पर जवानों की परेड शुरू हुई। इसके बाद 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की झांकियों में देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। मिलिट्री पुलिस कोर के श्वेत अश्व दस्ते के हैरत अंगेज करतब ने लोगों का मन मोह लिया। परेड का सबसे रोमांचक पल उस वक्त आया जब वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी। इस बार के गणतंत्र दिवस पर अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चीफ गेस्ट थे। राजपथ पर पीएम मोदी ने शहजादा अल नहयान का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस परेड में यूएई की सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। यूएई के 139 जवानों की टुकड़ी में मिलिट्री बैंड 35 के जवान भी शामिल थे। जवानों ने परेड के दौरान कैप्टन मार्च धुन बजाई। पिछले साल 26 जनवरी के मौके पर पहली बार विदेशी सैन्य टुकड़ी को परेड में शामिल किया गया था। पिछले साल फ्रांस की सैन्य टुकड़ी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी थी। गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर मौजूद लोगों और बच्चों से मिले। परेड खत्म होने के बाद स्टैंड में बैठे लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के जाने के बाद पीएम मोदी स्टैंड में बैठे लोगों के करीब पहुंच गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरों से प्रधानमंत्री की तस्वीर उतारी तो कुछ ने सेल्फी लेने की कोशिश की। पिछले साल भी गणतंत्र दिवस परेड के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए लोगों से मिले थे। गणतंत्र दिवस पर शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत शांति काल के सबसे बड़े सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हंगपन दादा ने उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया था। राजपथ पर परेड की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हंगपन की पत्नी चासिन लवांग दादा को अशोक चक्र सौंपा। वो साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं वही सोचता हूँ वो मेरा साथ है, जहाँ भी हो वो देख रहा है बच्चे हम तीनों को, तो मैं बहादुर बनना ही पड़ेगा। 26 मई 2016 को शहीद हंगपन दादा को जम्मू कश्मीर के नौगाम में भाग रहे आतंकियों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कठिन बर्फीले रास्तों पर हंगपन दादा ने साथियों के साथ मिलकर आतंकियों को घेरा। हंगपन दादा ने 2 आतंकियों को मार गिराया, खुद भी घायल हो गए। घायल हालत में भी उन्होंने बाकी आतंकियों का पीछा किया और एक और आतंकी को मार गिराया। बाद में हंगपन दादा शहीद हो गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में भारी बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। कई फुट तक जमीन बर्फ के बीच ही गणतंत्र दिवस की परेड हुई और बर्फबारी के बीच ही तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। लाहौल स्पीति में तापमान फिलहाल -10 से -16 के बीच है। फिर भी कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह की कमी नहीं थी।